Hello everyone, welcome to our YouTube channel Administrative World. So finally UGC नेट दिसंबर 2024 का जो रिजल्ट है वो आ चुका है और अब उन लोगों की क्वेरीज बढ़ती जा रही हैं जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में नेट एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं। इस बार कट ऑफ बहुत हाई गई है। अगर आप जनरल की देखें तो 222 तक की मेरे हिसाब से हाईएस्ट जो है वो कट ऑफ गई है। और अब क्या कर दिया गया है, यूजीसी नेट का जो पैटर्न चेंज हुआ है कि पीएचडी के लिए भी यूजीसी नेट एग्जाम आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। इस वजह से कंपटीशन भी बढ़ता जा रहा है। अब मुद्दा ये आता है कि एक तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वैसे ही रेयर सब्जेक्ट है, वैसे ही कम लोग आपको दिखाई देते हैं, ऊपर से यूजीसी नेट जैसे एग्जाम में ये मान के चलिए क्वालिटी कंटेंट न के बराबर है। आपने खुद ने मेहनत कर ली अलग चीज है, बट आप अगर ये सोच रहे हो रिलायबल सोर्सेज वगैरह आपको मिल जाएं, चैलेंजिंग टास्क है। भाई मेरे साथ तो एटलीस्ट ऐसा ही हुआ था जब मैं नेट की प्रिपरेशन कर रही थी। तो ये जो वीडियो है ये कंप्लीटली डेडिकेट करी है मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली फॉर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। और मेरी कोशिश भी यही रहेगी कि मैं आपके सारे जो डाउट्स हैं उनका मैं आंसर कर पाऊं। कौन से सोर्सेज आपको रेफर करने चाहिए, किस तरीके से आप प्लान कर सकते हैं जून 2025 के लिए, हम क्या हेल्प आपकी ऑफर कर सकते हैं, कैसे आप अपने पेपर 1 और पेपर 2 को इंटीग्रेट करके पढ़ सकते हैं और कैसे किन एरियाज पे आपको फोकस करना चाहिए, राइट। इन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे। तो ये जो वीडियो है ये बेसिकली डेडिकेट की है हमने जून 2025 की प्रिपरेशन के लिए। जून 2025 की प्रिपरेशन इसीलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि अब आपके पास ऑलमोस्ट ये मान के चलिए 3 महीने का ही टाइम है। ज्यादा से ज्यादा मतलब जून में तो एग्जाम हो ही जाना है। इन केस कुछ डिले होता है तो वो तो एक एक्सेप्शन है, वो तो एक अलग ही सीन हो जाता है। बट मार्च अप्रैल मई 3 महीने आपके पास, जून में तो यू नेवर नो भी आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का इस बार जैसे फर्स्ट ही उठा के दे दिया था, अगली बार भी ऐसा ही कर दें तो फिर क्या होगा, राइट। तो थोड़ा सा इस चीज को समझते हैं कि क्या क्या आपके सामने चैलेंजेस हैं। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द यूजीसी नेट एग्जाम पैटर्न। आई होप आपको पता भी हो, नहीं भी पता हो तो भी हम डिटेल में बात करेंगे। सिलेबस ओवरव्यू देखेंगे पेपर 1 और पेपर 2 का, खास करके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। कट ऑफ क्या रही है इसमें मैं 2024 का आपको डेटा दिखाऊंगी कि आप कितनी कट ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये जो ग्राफ है ये बढ़ने वाला है, ये कम नहीं होगा, ये बढ़ने ही वाला है नॉर्मली। देन कौन कौन सी बुक लिस्ट है जो रिलायबल सोर्स है, आप खुद से स्टडी करने का सोच रहे हैं तो कौन सी बुक लिस्ट है जो एक रिलायबल सोर्स। और ये मैं एक ऐसे एस्पिरेंट के तौर पे बता रही हूँ जिसने खुद नेट के एग्जाम में चैलेंजेस फेस करे हैं। क्या शेड्यूल आपका होना चाहिए और कौन से स्टडी मटेरियल है, इन सब चीजों के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। एक इंपॉर्टेंट और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके लिए कि यूजीसी नेट का जो एग्जाम है वो सबसे पहले 1989 में कंडक्ट कराया गया था एंड इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जाम इन द वर्ल्ड फॉर डिटरमिनिंग एलिजिबिलिटी फॉर टीचिंग पोजीशन। हालांकि अब जो है वो सिर्फ टीचिंग पोजीशन तक नहीं है, अब ये रिसर्च और पीएचडी के लिए, मतलब रिसर्च इन द सेंस जीआरएफ के लिए भी आप अगर फेलोशिप के लिए एलिजिबल हो ये चेक करता है। इसके अलावा पीएचडी के लिए भी अब नेट को ही कॉमन कर दिया गया है और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी आपको नेट के लिए नेट क्वालिफिकेशन आपके लिए जरूरी हो जाती है। इस वजह से कंपटीशन काफी इसमें बढ़ता रहता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एग्जाम पैटर्न। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहली बार तैयारी करने का सोच रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में, उनके बारे में थोड़ा उनके हिसाब से हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे 2 पेपर होते हैं और ये जो एग्जाम है ये होता है कंप्यूटर मोड में। बेसिकली आप जाते हो, कोई पेन एंड पेपर मोड नहीं है। 2018 के बाद में इसका पैटर्न जो वो चेंज हुआ है। उससे पहले सीबीएसई इसको कंडक्ट कराता था, बाद में एनटीए इसको कंडक्ट कराने लगा। और बेसिकली जो है 2018 के बाद में जो पैटर्न चेंज हुआ है वो आप पेपर 3 में, मतलब पहले जैसे आपका जो सब्जेक्ट है उसमें 2 पेपर हुआ करते थे 75 क्वेश्चंस के हिसाब से, पैटर्न टोटली डिफरेंट था। 2018 के बाद में आपको नए चेंजेस जो हैं इस सब्जेक्ट इस एग्जाम में देखने को मिले। फिलहाल की बात करते हैं। अभी इसमें 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 होता है, ये कॉमन पेपर बोला जाता है इसको, ठीक है। और पेपर 2 है, ये आपके सब्जेक्ट का है। ऑलमोस्ट 80 प्लस सब्जेक्ट्स में आप नेट एग्जाम दे सकते हैं। पर भाई जिसमें आपने मास्टर्स करी है, नेट एग्जाम नॉर्मली आप उसी सब्जेक्ट में देते हो। तो इसमें इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी, पहले तो आप पैटर्न समझे पेपर 1 का और पेपर 2 का, और फिर अकॉर्डिंगली आप अपनी प्रिपरेशन करें। पेपर 1 में जो है 50 क्वेश्चंस आते हैं वो 100 मार्क्स के होते हैं, और पेपर 2 में 100 क्वेश्चंस होते हैं जो कि 200 मार्क्स के होते हैं। यानी हर क्वेश्चन जो है वो ऑलमोस्ट 2 मार्क्स जो है वो कैरी करता है। अब इसमें चैलेंज ये है, प्लस पॉइंट ये है कि कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। चैलेंज इतना है कि इतना सब होने के बाद भी 200 प्लस मार्क्स स्कोर कर पाना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है।
पेपर 1 की अगर मैं बात करूं तो ये कॉमन है, कॉमन इन द सेंस जितने भी लोग यूजीसी नेट में बैठे हैं उन सबको जो है वो पेपर 1 देना पड़ता है। बट ध्यान रखिएगा पेपर 1 का जो क्वेश्चंस होंगे वो डिफरेंट शिफ्ट के हिसाब से क्वेश्चन चेंज होते रहते हैं, बट सिलेबस मोर और लेस सेम है। जैसे इसमें 10 यूनिट है, ओके 10 यूनिट ही पेपर 1 में है और 10 यूनिट ही पेपर 2 में। आप इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि प्लीज सिलेबस डाउनलोड कर लें, यूजीसी की वेबसाइट पे जाकर के, एनटीए की वेबसाइट पे जाकर के सिलेबस डाउनलोड कर लें, अच्छे से सिलेबस को एक बार देखें। तो जो यूनिट है उसमें आप देखिए पेपर 1 में 10 यूनिट है और कितने क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन आते हैं। तो हम ये मान के चलते हैं पिछले ट्रेंड के हिसाब से, और एक एक्सपेक्टेशन है कि हर एक यूनिट से आपको 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। 10 यूनिट कौन कौन सी हैं जी? पहला है टीचिंग एप्टीट्यूड। क्या पूछा जाता है? टीचिंग, एक टीचर में क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या उसके क्राइटेरिया हैं, वो एक स्टूडेंट को किस तरीके से टीच कर सकता है, बेसिकली किस प्रकार के टीचिंग मेथड्स होते हैं, इन सब चीजों पे बात की जाती है। रिसर्च एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड एक रिसर्चर, क्योंकि यहाँ पे आप जेआरएफ के लिए भी अप्लाई कर रहे हो, पीएचडी के लिए भी अप्लाई कर रहे हो, तो आपका रिसर्च एप्टीट्यूड भी चेक करा जाएगा। बेसिक रिसर्च से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन पता है या नहीं, डिफरेंट टाइप ऑफ रिसर्च क्या होती है, सैम्पलिंग मेथड क्या होता है, पॉपुलेशन किसको बोलते हैं, देन डेटा कलेक्शन किस तरीके से होती है, डेटा एनालिसिस किस तरीके से होता है, इन सब चीजों के बारे में यहाँ पे बात करी जाती है। देन कॉम्प्रीहेंशन है, कॉम्प्रीहेंशन में पैराग्राफ दे दिया और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन अपने आप में पूरा टॉपिक है यहाँ पे। फिर आता है मैथमेटिकल रीजनिंग, मतलब मैथमेटिक्स पे ही क्वेश्चंस आते हैं नॉर्मली। फिर आता है लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग में यहाँ पे इंडियन लॉजिक सिस्टम भी पूछा जाता है। इंडियन लॉजिक सिस्टम मेरे हिसाब से काफी टफ टॉपिक भी है इंडियन लॉजिक सिस्टम, और काफी आसान भी है, डिपेंड करता है आप कितना डेप्थ में इसको पढ़ते हो। देन कम्स द डेटा इंटरप्रिटेशन, भाई आपको यहाँ पे डेटा इंटरप्रिटेशन जिसको बोलते हैं शॉर्ट डीआई, ये पूछा जाता है। बट फॉर मी इट्स अ वेरी चैलेंजिंग यूनिट, रीजन बीइंग टाइम बहुत कम होता है और इसमें ना बहुत मतलब क्वेश्चन उतने टफ नहीं होते, बट जो नंबर लिए जाते हैं इसमें वो नंबर बहुत लेंदी होते हैं जो अपने आप में क्वेश्चन को टफ बनाते हैं। देन कम्स द कंप्यूटर, देन आईसीटी आ जाता है। आईसीटी में बेसिक कंप्यूटर रिलेटेड कुछ टर्म्स पूछ ली जाती हैं, कुछ जो है आपसे कुछ नई चीजें पूछ ली जाती है, कोई सॉफ्टवेयर के बारे में पूछ लिया, कोई नए वायरस के बारे में पूछ लिया, इससे रिलेटेड ही यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं। देन कम्स द पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, कोई टर्म आपसे पूछ ली भी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या चीज होती है, कोई फ्रेमवर्क हुआ था, कोई कन्वेंशन हुआ था, उसके बारे में क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। पॉल्यूशन के बारे में आ सकता है। देन कम्स द हायर एजुकेशन सिस्टम, हायर एजुकेशन सिस्टम में आप एंशियंट टाइम से लेकर के मॉडर्न टाइम तक बात करते हो। एंशियंट टाइम में जितनी भी यूनिवर्सिटीज वगैरह हुई है उन सब पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। मोस्टली जो इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज है जैसे तक्षशिला है, आपका उदांतपुरी है, ठीक है, नालंदा है, इन यूनिवर्सिटीज पे क्वेश्चंस आते हैं। फिर हायर एजुकेशन में एक सब टॉपिक और जुड़ा हुआ है जिसमें पॉलिटी एंड गवर्नेंस पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट मेनली 1 या 2 क्वेश्चन ही आपको पॉलिटी एंड गवर्नेंस पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो मेजरली पेपर 1 की जो है इस तरीके से मतलब सिलेबस जो है वो डिवाइड करा गया है। नाउ इट्स वेरी चैलेंजिंग एंड सम टाइम पीपल आल्सो थिंक कि यार इतना आसान सा तो है ही, कर लेंगे। कुछ चीजें क्या होती है ना, हम बहुत लाइटली लेके चलते हैं। जैसे एक तो हम कॉम्प्रीहेंशन को उतनी वैल्यू नहीं देते जितनी देनी चाहिए। कॉम्प्रीहेंशन वी आर लाइक कि भाई जाके उधर सॉल्व कर लेंगे, क्या ही अब क्या ही प्रैक्टिस करें। हम कम्युनिकेशन में क्या ही आ जाएगा, हमें वो याद है, रिसीवर सेंडर, एक कम्युनिकेशन बीच में मीडियम होता है, हमें याद है। फिर मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग और डीआई, इसको हम मतलब सिंप्लीफाई कर देते हैं कि अरे डीआई तो है, मैथ्स ही तो है, कर लेंगे वहां पे जाके, फॉर्मूलेज इतने तो याद हैं ही। देन हम मतलब आईसीटी को भी इतना ज्यादा नहीं वो करते हैं, वैल्यू देते हैं, और यही रीजन है कि ऑल्दो कॉमन टॉपिक है यहाँ पे, अदर देन रिसर्च एप्टीट्यूड कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपने फर्स्ट टाइम सुना है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो चैलेंजिंग लगेगा आपको शुरुआत में। बट ट्रस्ट मी, जो लेवल ऑफ क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर 1 में वो बहुत चैलेंजिंग होता है, बहुत टफ होता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको कंप्लीटली एक डिफरेंट स्ट्रेटेजी जो है वो अपनानी पड़ेगी। एंड इन आवर नेक्स्ट वीडियो आई विल ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम फॉर यू कि हाउ यू कैन प्रिपेयर पेपर 1 अलॉन्ग विद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आज का जो हमारा डिस्कशन है वो पेपर 2 पे होने वाला है। सो पेपर 2 इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड बेसिकली 100 क्वेश्चंस for 200 marks we have to score basically, मतलब इतना हमारे पास मैक्सिमम पोटेंशियल है स्कोर करने के लिए। सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है, आपके पास 10 यूनिट है। कौन कौन सी है 10 यूनिट?
पहला है इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब ध्यान से देखोगे ना, इसमें 3 सेगमेंट बने हुए हैं। पहला बात करता है इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिर आता है प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, फिर आता है पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। यूनिट एक ही है कहने को, बट मेन जिनको पता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, दे आइडेंटिफाई इनसे, नहीं टोटल इन टोटल 3 यूनिट है, बट इन्होंने इस तरीके से सिलेबस को डिजाइन करा है कि सब कुछ इंक्लूड कर दिया गया है, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, कुछ भी बाहर नहीं छोड़ा इन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, सब कुछ ही ले आए हैं। देन कम्स द एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट, अगेन इसमें थिंकर्स आ जाते हैं। इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में फिर वही आपकी यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ये सारी चीजें आ गई, सिविल सर्विसेज आ गया, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट है, कंपैरेटिव एंड डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक पॉलिसी, गवर्नेंस एंड गुड गवर्नेंस, और लास्ट आती है रिसर्च मेथोडोलॉजी, राइट। अब अगर आप नेट एग्जाम देने का सोच रहे हो, दैट मीन्स आपने मास्टर्स करी हुई है इस सब्जेक्ट में और मास्टर्स करी हुई है, तो आपका कॉन्फिडेंस है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के, आपकी एक अंडरस्टैंडिंग है, और वो अंडरस्टैंडिंग आपको कहती है कि इसमें से कुछ यूनिट ऐसी हैं जो आपके हिसाब से सिंपल है, जिनको इजीली टारगेट किया जा सकता है, और कुछ ऐसी हैं जो एक चैलेंज आपके सामने रखेंगी। हो सकता है आप इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत कंफर्टेबल हो, आप लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत कंफर्टेबल हो, आपके लिए थ्योरी पार्ट बहुत मुश्किल है, आपके लिए रिसर्च पार्ट बहुत मुश्किल है, कईयों को लगेगा पब्लिक पॉलिसी बहुत टफ है, कईयों को लगेगा सोशल वेलफेयर टफ है। इसमें से कुछ ऐसी होंगी, हर एक के साथ होती है, मेरे साथ हुई थी, आपके साथ होती है, कुछ यूनिट में आप बहुत कंफर्टेबल होते हो, कुछ यूनिट आपको चैलेंजिंग लगती हैं। पेपर कैसा आता है? पेपर फैक्चुअल भी आता है, फैक्ट्स प्लस कॉन्सेप्ट्स आपसे पूछे जाते हैं। मेरे हिसाब से यूजीसी जो एग्जाम सेट करता है उसमें इतना ब्यूटीफुली उन्होंने सब्जेक्टिविटी प्लस आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को एनालाइज करने के हिसाब से जो एमसीक्यूज डिजाइंड होते हैं, आई थिंक बेस्ट है वो, अपने लेवल के हिसाब से बहुत अच्छा है। तो वो जो क्रिटिकल थिंकिंग आपको चाहिए होती है एग्जामिनेशन में, वो चीज कहीं ना कहीं आप पीवाईक्यू से उसका अंदाजा लगा सकते हो। सिर्फ हो सकता है आपको खुद को लग रहा हो कि ओके मैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन हैंडल कर लूं, पर जैसे ही पीवाईक्यूज देखो उस लेवल का भी तो पता होना चाहिए भी उसमें पूछा क्या जा रहा है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में आप चल 74th अमेंडमेंट एक्ट पढ़ के चले गए, आपसे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स पूछ लिए, आपसे उन्होंने अर्बन लोकल बॉडीज से रिलेटेड कमीशन पूछ लिए, आपसे आप रट के चले गए मेहता कमेटीज और अशोक मेहता और ये सारी चीजें, आपसे उन्होंने डिफरेंट कमीशंस पूछ लिए, आपसे उन्होंने हिस्टोरिकल ब्रिटिश टाइम पे जो आपका अर्बन एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था उस पे क्वेश्चन पूछ लिया। तो चाहे वो देखने में सिंपल हो यूनिट, अपने आप में चैलेंज जो है वो इसमें रहता ही है। देन मेरी सलाह यही है आपको कि प्लीज आप लेटेस्ट सिलेबस डाउनलोड करें और आप एक बार अच्छे से खुद भी देखें सिलेबस क्या है, उसको स्टडी मॉड्यूल के हिसाब से उसको ब्रेक डाउन करें। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कट ऑफ। सो फॉर एग्जांपल आप प्रिपेयर कर रहे हैं, नॉर्मली जो प्रिपेयर करते हैं जीआरएफ के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और पीएचडी के लिए, आप एक ही एग्जाम में तीन चीजों के लिए क्वालिफाई कर सकते हो। जीआरएफ के लिए कट ऑफ सबसे ज्यादा जाती है, फिर एपी के लिए होती है, फिर पीएचडी के लिए होती है, ठीक है। टॉप 6% जो है वो नेट क्वालिफाई करते हैं। तो परसेंटाइल के बेसिस पे अगर आप देखो तो जीआरएफ इज लाइक कि 99% परसेंटाइल या 98 परसेंटाइल के हिसाब से, वर्ड ध्यान रखना मैं परसेंटाइल की बात कर रही हूँ, परसेंटेज की नहीं। तो जीआरएफ के लिए कट ऑफ बहुत हाई जाती है, फिर उससे थोड़ी कम है आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और उससे थोड़ी कम है आपकी पीएचडी के लिए। अभी जो दिसंबर वाला रिजल्ट आया है उसके हिसाब से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अराउंड 14 कैटेगरी हैं, और उन कैटेगरी के हिसाब से आप देख लीजिएगा, यहाँ पे आप नोटिस करिए ये जो है वो जनरल के लिए है अनरिजर्व्ड, और ये है आपकी कट ऑफ, और ये है नंबर ऑफ कैंडिडेट, ठीक है। ये है एपी के लिए कट ऑफ, ये है नंबर ऑफ कैंडिडेट, ये है पीएचडी के लिए कट ऑफ, और ये है नंबर ऑफ कैंडिडेट। तो कट ऑफ आपकी गई है जनरल में 222 जीआरएफ के लिए। कितने लोगों ने क्वालिफाई किया है? सिर्फ 12 लोगों ने क्वालिफाई करा है। एपी के लिए कितनी गई है? 200। कितने लोगों ने क्वालिफाई किया? 134। पीएचडी के लिए कितनी गई है? 174। कितने लोगों ने क्वालिफाई करा है? 318 लोगों ने क्वालिफाई करा है, ठीक है। अब देखिए ओबीसी में कितनी गई है कट ऑफ? ओबीसी में जीआरएफ के लिए गई है 216, ईडब्ल्यूएस में जीआरएफ के लिए भी 216 गई है, एससी के लिए जीआरएफ 202 गई है, एसटी के लिए 208 है। पीडब्ल्यूडी, ये डिफरेंट पीडब्ल्यूडी क्राइटेरियाज हैं, उनके हिसाब से आप देख सकते हैं कम ज्यादा जो है वो रही है। हमारे लिए 3 कैटेगरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जानना। तो जो कट ऑफ है वो
बेसिकली जीआरएफ के लिए 222 इट्स वेरी हाई, सीरियसली इट्स वेरी हाई, एंड आप इससे बढ़ने का एक्सपेक्ट कर सकते हो, इससे कम होने के चांसेस बहुत कम है। देन आप एपी के लिए देखिए 200 है, फिर ओबीसी के लिए 186 है, 184 ईडब्ल्यूएस के लिए है, एससी के लिए 174 है, एसटी के लिए 172 है, एंड पीएचडी के लिए भी हियर यू कैन सी 174 में आप जनरल में पीएचडी के लिए क्वालिफाई करते हो, 158 में आप ओबीसी के लिए मतलब ओबीसी कैटेगरी से आप पीएचडी के लिए क्वालिफाई करोगे। इस तरीके से आप देख सकते हो एसटी के लिए फाइनली 148 पे है, और कितने कैंडिडेट यहाँ पे क्वालिफाई हो रहे हैं, यू कैन चेक द नंबर ऑफ कैंडिडेट। अब इसकी अच्छी बात क्या है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, कि ऑलमोस्ट जो डेटा अभी तक आया है हमारे पास, जो ट्रेंड मैंने देखा है, तकरीबन 5 से 6 हजार बंदे जो है वो अप्लाई करते हैं। हर बार 5 से 6 हजार के बीच में डेटा रहता है, अप्लाई करते हैं। इसमें से एग्जाम देने कितने पहुंचते हैं, 3 से 3.5 के बीच में जो है वो एग्जाम देने पहुंचते हैं। भाई फिर नंबर वेरी कर सकता है, मैं अभी तक के ट्रेंड के हिसाब से बता रही हूँ, 3 से 3.5 हजार बंदे जो हैं वो एग्जाम देने जाते हैं। एंड यू कैन सी द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु क्वालिफाई फॉर द एग्जाम, हु क्वालिफाइड द यूजीसी नेट। आप यहाँ पे अगर चेक करेंगे तो कितने लोगों ने एपी के लिए क्वालिफाई करा है, तो हियर यू कैन सी 134 प्लस 78 प्लस 32 प्लस आप देख सकते हैं 48, ठीक है, प्लस 34। इस तरीके से आप खुद भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो है वो कर सकते हैं। दैट मीन्स चांसेस आर क्वाइट गुड अगर आप सीरियसली प्रिपरेशन करते हैं तो। ये तो है कट ऑफ दिसंबर की, यानी अभी जो एग्जाम हुआ है उसकी। अब जून वाले की थोड़ी बात कर लेते हैं। जून में आप देख सकते हैं जो कट ऑफ जीआरएफ के लिए गई है वो कितनी गई है, अनरिजर्व्ड में जनरल में 210 है, ओबीसी में 98 गई है, 198 गई है, ईडब्ल्यूएस में 196 है, एससी के लिए 192 है, एसटी के लिए भी 192 है, ठीक है। देन कितने कैंडिडेट ने क्वालिफाई करा, 9 कैंडिडेट ने, ओबीसी में 7 कैंडिडेट ने, ईडब्ल्यूएस में सिर्फ 2 कैंडिडेट ने, एससी में 3 कैंडिडेट ने, एसटी में 2 कैंडिडेट ने। एपी के लिए कितनी गई, तो एपी के लिए जनरल 186 गई है, ओबीएस के लिए सॉरी ऑब्वियस नहीं है, ओबीसी के लिए 172 गई है। कितने कैंडिडेट ने क्वालिफाई करा, 65 ने। फिर ईडब्ल्यूएस के लिए 170, कितने कैंडिडेट, 28, 162, 43 कैंडिडेट, 154, 30 कैंडिडेट। ऐसे ही फिर पीएचडी के लिए जनरल की कट ऑफ क्या गई है, 168 गई है। कितने कैंडिडेट ने क्वालिफाई करा है, 265 ने क्वालिफाई करा है। 150 गई है ओबीसी में पीएचडी के लिए। कितने कैंडिडेट ने अप्लाई करा है, 138 लोगों ने। यू कैन सी द कट ऑफ, यानी कि कट ऑफ आपके सामने अच्छी खासी है, काफी चैलेंज आपको फेस करना पड़ेगा यहाँ पे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि हाउ यू कैन प्लान एक्चुअली। सो नाउ यू हैव 3 months, यू हैव फेब तो जा ही चुका ऑलमोस्ट। नाउ यू हैव मार्च, अप्रैल एंड मई, और 3 महीने में भी आप मान के चलें तो 31 डेज मार्च के हैं, 30 डेज अप्रैल के और 31 डेज इसमें आपके पास मई के हैं, जिसमें होली भी आ रही है। होली में नहाना चाहते हुए भी 2-3 दिन तो आपके वैसे ही आप स्टडीज नहीं कर पाते हो, भी फेस्टिवल है तो ज्यादातर स्टडीज नहीं कर पाते हैं, तो 90 डेज हैं इफेक्टिवली आपके पास। चलो आप मान लो फेस्टिवल आप थोड़ा सा साइडलाइन करके स्टडी करते हो, 2 घंटे 3 घंटे रेगुलर बेसिस पे स्टडी करते हो, तो यू हैव 90 डेज इन योर हैंड। मान लो एग्जाम जून में, मिड जून में कंडक्ट होता है, 10 दिन और एक्स्ट्रा मिल गया आपको, 100 दिन का आपके पास टाइम है, तो 100 दिन में आप कैसे चीजें मैनेज करोगे। तो एक रफ ओवरव्यू दे रही हूँ, इस तरीके से आप प्लान कर सकते हैं। कोशिश करें मार्च और अप्रैल में आप अपने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग और थ्योरी पे काम करें। जो टफ एरिया आपको लग रहे हैं, आपने पेपर आपने सिलेबस देखा, उसके हिसाब से आपने देखा कि ये एरिया मेरे लिए चैलेंजिंग हो सकते हैं, उसके हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन करना स्टार्ट करिए। टॉपिक वाइज अप्रोच लेके चलिए सिलेबस में, भाई वही अप्रोच मेरे लिए काम करती है, मैं हमेशा टॉपिक वाइज काम करती हूँ, टॉपिक वाइज अप्रोच मेरे लिए बेस्ट काम करती है, अकॉर्डिंगली आप भी फॉलो कर सकते हैं इफ इट सूट्स यू। देन मई में आप क्या करेंगे, मई में पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करेंगे एंड कोशिश करेंगे कि आप 2018 के बाद में जितने पीवाईक्यूज आपको मिलते हैं उन सब की प्रैक्टिस आप करेंगे। अगर आपके पास टाइम ही टाइम है, एकदम से मतलब करना ही है एग्जाम, तो कोशिश करें जितना पुराना डेटा आपको मिल पाता है, 2012-13 के बाद का आपको मिल जाएगा, खास करके 2012 के बाद का आपको आप पीवाईक्यूज खरीदेंगे तो आपको मिल जाएंगे, उनकी भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। और जून में आप कोशिश करें जितना टाइम भी आपको मिलता है वो रिवीजन और फुल लेंथ टेस्ट पे दे, जितना टाइम आपको मिलता है। साइड बाय साइड आपको पेपर 1 की तैयारी भी करनी पड़ेगी, यानी टाइम काफी कम है, मैनेज करना पड़ेगा। व्हाट स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल टू यू। पहला तो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ल्ड पे ढेरों वीडियोस हैं जो आपकी कॉन्सेप्ट और स्ट्रेटेजी में हेल्प करते हैं, खास करके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ल्ड से अच्छा रिसोर्स आपके पास नहीं हो सकता। फिर एनटीए की वेबसाइट पे आप सिलेबस और पीवाईक्यूज वगैरह चेक कर सकते हैं,
वो भी काफी आपके लिए हेल्पफुल सोर्स साबित होती है। इग्नू में कोई भी अगर कुछ भी नहीं परचेज करना चाहता है तो इग्नू का जो स्टडी मटेरियल है द बेस्ट। भाई टाइम चाहिए उसके लिए, अगर आपको चाहिए कि पका पकाया कुछ मिल जाए तो इग्नू टफ है। अगर आपको चाहिए थोड़ी मेहनत करने के लिए रेडी हो, इग्नू कैन बी अ गुड सोर्स फॉर यू। एंड द ओनली बुक जो आपके एक अच्छे गाइड के तौर पे काम कर सकती है, ये सारा सिलेबस कवर नहीं करती है, मैं बहुत क्लियरली कह रही हूँ, सारा सिलेबस कवर नहीं करती है, बट जितना कवर कराती है इसमें बहुत शानदार तरीके से मेंशन किया गया है। मैं नेट के हिसाब से कह रही हूँ, इसको यूपीएससी या बाकी एग्जाम पे मत अप्लाई करना, बट नेट के हिसाब से बहुत अच्छी है। इसमें खास बात यह है कि हर एक यूनिट के बाद में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हुए हैं, साथ ही साथ लास्ट में कुछ इन्होंने आई थिंक 22 प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं, हर एक में 120 क्वेश्चंस हैं। तो आपके पास तकरीबन 2,500-3 हजार क्वेश्चन का एक पूरा डेटा बैंक है लक्ष्मीकांत वाली बुक में। आप इतने प्रैक्टिस कर पाते हैं, फिर पीवाईक्यूज का भी हो जाता है। पीवाईक्यूज में ना करते हुए भी अगर आप 2018 के बाद में प्रैक्टिस करते हैं तो तकरीबन 10-12 सेट आपके पास आ जाएंगे। कोविड के टाइम पे कई एग्जाम इकट्ठे कंडक्ट करा लिए गए थे, तो इतने भी आप अगर वो करते हो तो 1000 से 1200 क्वेश्चंस आपको पीवाईक्यूज में मिल जाएंगे। 2012 से पहले का भी करते हो तो भी अच्छा खासा डेटा बैंक आपको मिल जाता है, क्वेश्चन बैंक आपको मिल जाता है। आपको आई डोंट थिंक सो इसके अलावा भी जरूरत पड़ेगी, इतने भी प्रैक्टिस कर पाओ तो बहुत भली बात है। नाउ व्हाट यू कैन डू, व्हाट आर द एरिया ऑफ कंसर्न, आप चैलेंज कहाँ फेस करते हो यूजीसी नेट। ये उन लोगों के लिए काम की चीज है जो इस बार क्वालिफाई नहीं कर पाए, वो जरा ध्यान से सुने। व्हाट आर द एरिया ऑफ कंसर्न, कहाँ पर आप एक्चुअल प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। तो पहला ये है कि सिलेबस बहुत ज्यादा, टाइम बहुत कम है, टाइम मैनेजमेंट बहुत चैलेंजिंग थिंग है। तो सीधी सी बात है भाई, अपने सिलेबस उठाओ, मंथली प्लान बनाओ, सिलेबस को अपने हिसाब से कवर करो। फिर आता है कंसेप्चुअल क्लैरिटी एंड रोट लर्निंग। हमारी मास्टर्स जिस तरीके से होते हैं ना, वो बताने की जरूरत नहीं है। मोस्टली वी रिलाई ऑन द 1 वीक सीरीज एंड 1 नाइट वाला, हम उस पे करते हैं कि एक दिन पहले पढ़ के चले जाएंगे, हो जाएगा अपना, तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मास्टर्स तो हमने ऐसे कवर करी होती है, फिर हम सडनली हम नेट जैसे एग्जाम के टारगेट करने लग जाएंगे। क्या ये एक्सपेक्ट कर रहे हो भी, कितनी प्रिपरेशन होगी आपकी। तो पहले आपको अपने कोर कॉन्सेप्ट पे काम करना पड़ेगा, बिकॉज रोट लर्निंग जो है, रोट मेमोराइजेशन, ये आपके जहां पे क्रिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चंस आते हैं ना, वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। Then lack of good study material, it's the biggest challenge in public administration. You do not have the good study material. Even market में जो books आती है ना compilation बोल के, मैं भी इस scam का हिस्सा बन चुकी हूँ। मैंने भी जब preparation start करी थी तो I bought this book जिसमें एक साथ दिया हुआ है public administration for UGC NET and it's just a waste of time, nothing else. कोई बेनिफिट नहीं मिला मुझे। मैंने वो बस 400-500 पेज की बुक मैंने खरीद के, मेरे को खुद को अफसोस हुआ मैंने क्यों खरीदी, बट कुछ नहीं है, वेस्टेज है, मत खरीदना, लक्ष्मीकांत ले लेना, ज्यादा बेटर है। देन एमसीक्यूज जो बहुत ट्रिकी नेचर के आते हैं, बिकॉज प्लीज ध्यान रखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड होते हैं, डायरेक्ट आंसर्स नहीं है। इवन क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर के 100, यहाँ पे क्या दिया होता है, पैराग्राफ दिया होता है, और पैराग्राफ इतना, मतलब इवन स्टार्टिंग में जब मैंने पढ़ा था, एक तो 3 घंटे एग्जाम दिया, लास्ट में आपको 2 कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, वो भी इतने हाई लेवल के, तो माइंड वैसे ही थक जाता है। फिर सडनली इस तरीके के चैलेंजेस आते हैं ना, तो मतलब अगेन प्रॉब्लम। सो 91 to 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए, आपको वो प्रैक्टिस चाहिए, 3 घंटे बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करने वाली प्रैक्टिस आपको चाहिए, राइट। वो तभी आएगी जब आप ढंग से प्रिपरेशन करोगे। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, टाइम को ध्यान में रखते हुए, इस बार पहली बार हमने यूजीसी नेट के लिए एक सेपरेट कोर्स निकाला है। यूपीएससी के साथ थोड़ा सा अलग तरीके से हम यूजीसी नेट को टारगेट करेंगे, और ये जून 2025 को टारगेट करते हुए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हम यहाँ पे कवर कराएंगे अलॉन्ग विद रिसर्च मैथोडोलॉजी। प्लीज ध्यान रखिए, रिसर्च मैथोडोलॉजी मैं कवर करा रही हूँ, जो आपका यूनिट नंबर 10 है, ओके। और ये 26 फेब से स्टार्ट हो चुका है, कल इसकी फर्स्ट क्लास थी। मेरा फोकस है कि आप कोर कॉन्सेप्ट पे काम करें, और जो ट्रेंड मैंने आइडेंटिफाई करे थे, जैसे कुछ बुक्स हैं जो बार बार पूछी जा रही हैं, या कुछ फैक्ट्स हैं जो बार बार आ रहे हैं, जैसे रूरल गवर्नमेंट से रिलेटेड मान लीजिए आर्टिकल्स बहुत बार पूछे जा चुके हैं, सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन में एक पर्टिकुलर चीज बार बार पूछी जा रही है, तो मेरा काम है आपको वो चीजें बताना, आपकी प्रिपरेशन में ये हेल्प करना। अभी 3 महीने नहीं है आपके पास, 90 दिन ही है ऑलमोस्ट। 3 महीने तो बहुत लंबा टाइम लगता है, 90 दिन में इतनी सारी चीजें मैनेज करना, ये अपने आप में चैलेंज है, एंड आई एम गोइंग टू हेल्प यू विद दैट। इवन पेपर 1 में भी आपको कहीं और से हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पेपर 1 में भी हम आपकी डेफिनेटली हेल्प करेंगे।
शेड्यूल क्या रहेगा, हमारी लाइव क्लासेस होंगी जो आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड में हेल्प करेंगी। स्टडी मटेरियल रहेगा, हम खुद से आपको सेपरेटली यूजीसी नेट का, हम यूपीएससी वाला मटेरियल आपको नहीं चिपकाने वाले हैं, ट्रस्ट में। यूजीसी नेट के लिए अलग से कंटेंट तैयार हो रहा है जो यूनिट वाइज रहेगा, अप टू डेटेड रहेगा, जो लास्ट एग्जाम में पूछा गया उसके हिसाब से क्वेश्चंस होंगे। इवन हम अपने हिसाब से कुछ क्वेश्चंस को प्रिडिक्ट करने की भी कोशिश करेंगे। सो यूनिट वाइज सेपरेट स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करा जाएगा। पीवाईक्यूज पे हमारा सब ज्यादा फोकस रहेगा, इवन पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस कैसे करना है वो भी हम आपको सिखाएंगे। टेस्ट सीरीज है, बट टेस्ट सीरीज में पीवाईक्यूज अगर आपने अच्छे से कर लिया तो टेस्ट सीरीज में आपको ना, जैसे वीकली टेस्ट होते हैं, तो वीकली मान लीजिए आपने 100 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे हैं, पीवाईक्यूज के अलावा आपने 100 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, तो आपको अपनी वीकनेस, आपकी स्ट्रेंथ का पता चलता है कि अच्छा मेरे इस एरिया में प्रॉब्लम आ रही है, इस एरिया में मुझे चैलेंज है। और कितना ही टाइम है आपके पास, 3 महीने हैं, ज्यादा से ज्यादा 10 या 12 टेस्ट ही आप दे पाओगे, इससे ज्यादा नहीं है। ओके, तो 10 या 12 टेस्ट आप दे पाओगे, बहुत बड़ी बात है। 1200 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर पा रहे हो। प्रैक्टिस इज द की हेयर। So how you can contact us? You should contact us on our कॉल नंबर, या फिर आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हो 9896859767। मोस्टली टाइम मैं खुद आंसर करती हूँ। आपको अगर मुझसे बात करनी हो तो मान लीजिए मेरे अलावा कोई कॉल और उठाते हैं तो आप उनको बोल सकते हो कि हमें एक बार मनीषा से बात करनी है यूजीसी नेट के रिगार्डिंग। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि एटलीस्ट आप जो हैं वो यूजीसी नेट में इस बार ढंग से क्वालिफाई हो पाए। हमारा एम रहेगा जेआरएफ का, पर जेआरएफ अगर मान लो भाई आपने अभी से स्टार्ट करा है तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि कम से कम एपी वाला तो हम टारगेट कर पाए। मैं बहुत रियलिस्टिक टारगेट बनाती हूँ, मैं आपको कोई ड्रीम्स बेचने के लिए नहीं हूँ, बहुत रियलिस्टिक टारगेट है। मैंने जो फॉलो करा था मैं मैक्सिमम वही स्ट्रेटेजी आपको बता सकती हूँ। और क्या चीज आपके लिए काम करेगी, टाइम है, वट विल वर्क फॉर यू, जो मेरे लिए काम करा वही आपके लिए काम करेगा। सोर्सेज क्वेश्चंस हैं, ट्रेंड पकड़ना है, काम करना है, प्रैक्टिस करना है, कोई अलग से तो है नहीं रॉकेट साइंस। सो यही है, यही सारी चीजें हैं। खुद से अगर आप पढ़ना चाहते हो तो भाई सीधी सी बात है, कुछ नहीं करना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिलेबस उठाओ, बुक उठाओ, सिलेबस में देखो पहला टॉपिक कौन सा है, बुक में जाओ, उस टॉपिक में अपने शॉर्ट नोट्स बनाने स्टार्ट कर दो। उसमें जितने फैक्ट्स हो सकते हैं उनको कलेक्ट करो, जितने आप उनमें बेसिकली इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको लिख लो। आपको लगता है कि बार बार आप इसको नहीं कर सकते, इस टॉपिक को रिविजिट नहीं कर सकते, अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बना लो। दिस वर्क्स द बेस्ट फॉर यू। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। यूजीसी नेट के लिए कट ऑफ 220-222 स्कोर करना इतना आसान नहीं होता जो जिनको लग रहा है। जैसे मैं बताती हूँ आपको कि कितना मुश्किल है 220 स्कोर करना, कितना मुश्किल है। नाउ जस्ट इमेजिन आपके पास 10 यूनिट हैं पेपर 1 में। पेपर 1 में आप मान के चलिए 5 यूनिट ऐसी होंगी जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे आपके, और 5 यूनिट ऐसी होंगी जिसमें आप थोड़ा सा वीक फील करेंगे। ओके, ये कम ज्यादा भी हो सकती है, मैं एक एवरेज मान के चल रही हूँ। आप अगर बहुत अच्छा भी होल्ड रखते हैं उन यूनिट्स पे, तो आप मान लीजिए हर यूनिट में 4 क्वेश्चन जो सॉल्व कर पा रहे हैं, 4 क्वेश्चन हर यूनिट से सॉल्व कर पा रहे हैं, तो तकरीबन कितने हो गए, आप 20 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर पा रहे हैं। आपके वीक पॉइंट्स है, वीक पॉइंट में ज्यादा नहीं, किसमें आप 2 कर पा रहे हैं, किसी में आप 3 क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। मान के चलिए यहाँ से आपने इन 5 यूनिट से 12 से 15 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए। स्कोर कितना गया आपका, यहाँ से आपने 40 स्कोर करा, यहाँ से आपने मान लीजिए 20 से लेके 30 के बीच में स्कोर करा, यानी पेपर 1 में आप 60 से लेके 70 के बीच में स्कोर कर पाओगे अगर आप ढंग से मेहनत करते हो। तो पेपर 1 में 60 से 70 के बीच में स्कोर कर लिया, तो अब पेपर 2 में बारी आती है। पेपर 2 में हमें कितने चाहिए, 200 स्कोर करने के लिए हमें कितना चाहिए, 120 से 130 के बीच में हमें चाहिए। नॉर्मली 110 वाला है, वैसे तो हम 120 मान के चल रहे हैं। अब आते हैं पेपर 2 पे। 120 आप कैसे स्कोर करोगे, आपके पास यूनिट कितनी है, 10 यूनिट है, हर यूनिट से कितने क्वेश्चंस आते हैं, ऑन एन एवरेज आपके पास 10 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो 10 यूनिट है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, हर यूनिट से 10 क्वेश्चन आते हैं, यानी 100 क्वेश्चंस हो गए। इसमें से मान लीजिए 5 यूनिट ऐसी हैं जो आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग है और 5 ऐसी हैं जो वीक है। 5 स्ट्रॉन्ग है, उनमें से आप मान के चलिए 8 क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, और जो वीक है उनमें से आप मान के चलिए 4 से 5 क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हैं। जिनमें से 8 सॉल्व कर पा रहे हैं, कितने हुए, 40 क्वेश्चन हुए। यहां से आप सॉल्व कर पा रहे हैं, मान लीजिए 4 क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हैं, कितने क्वेश्चन हुए, 20 क्वेश्चन हुए। राइट, ये मैं बहुत आइडियल सिचुएशन बता रही हूँ, मेहनत करते हो, पढ़ते हो तब।
तब जाकर के आप किसके पास पहुंचे, 120 आपने स्कोर करा, 120 आपने स्कोर करा, 60 नंबर आपके किस में से आ गए, पेपर 1 में से आ गए, स्कोर कितना गया, 200 गया। अब ये देखो कट ऑफ कितनी ऊपर जा रही है, कट ऑफ आपकी प्रिपरेशन से 22 नंबर ऊपर गई है। यानी आपको इस पूरी प्रिपरेशन को एकदम एक्सट्रीम लेवल पे ले जाना पड़ेगा, तब जाकर के आप एक्स्ट्रा ये जो 12 क्वेश्चन है, वैसे तो 11 क्वेश्चन है बट एग्जैक्टली 12 क्वेश्चन ये जो आपके बढ़ रहे हैं, ये 12 क्वेश्चन आप सोचो कैसे सॉल्व करोगे आप, यहाँ पे कितना बढ़ाओगे, कौन सी यूनिट पे आप काम करोगे, इसके लिए बहुत स्ट्रेटेजिकली प्लान करना पड़ेगा आपको कि हाँ मेरी ये यूनिट है, इसमें स्ट्रांग है, इस पे मैं काम करूं तो मेरे 12 क्वेश्चंस जो हैं ये मेरे इंक्रीज हो सकते हैं। टारगेट 15 का करोगे ना तब जाके 12 क्वेश्चन सॉल्व होंगे। पेपर 1 में कर सकते हो, कुछ एरियाज में पेपर 1 में बढ़ाना पड़ेगा, कुछ एरियाज में पेपर 2 में बढ़ाना पड़ेगा, बट ये ट्रस्ट मी, ये जो होता है ना, ये एक काइंड ऑफ सैचुरेशन पॉइंट होता है। इससे आगे बढ़ने के लिए यू रियली नीड टू डू वेल, यू रियली नीड टू प्रिपेयर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन अ वेरी गुड मैनर, एंड 3 महीने के टाइम में इससे बेटर ऑप्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ल्ड से बेटर कोर्स, बेटर ऑप्शन आपके पास नहीं हो सकता है। एंड क्लास स्टार्ट हो चुकी है, अब जितना आप लेट करते हो उतने आपके चांसेस जो हैं वो जून वाले एग्जाम के लिए कम होते जाएंगे। फर्स्ट टाइम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हम कोर्स लेके आए हैं, बिकॉज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कोर्सेज हमने प्रिपरेशन करी थी तब हमें नहीं मिल रहे थे। सीधी सी बात है भाई, चलो हम तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा रहे हैं, ओके अब तो चलो कमांड है हमारी, बट जब एमए करके आए थे, जब एग्जाम की जरूरत थी तो उस टाइम पे तो हमें भी हेल्प चाहिए थी, बट न के बराबर हेल्प अवेलेबल है। और मार्केट में इतना दिमाग खपाने के बाद में एटलीस्ट आई बिलीव एंड आई थिंक आई कैन गाइड यू फॉर नेट एग्जामिनेशन इन अ वेरी वेल मैनर। ओके तो एक्सपेक्टेड है आप कॉल करेंगे इस कोर्स का, जितना जल्दी हो, जितना ज्यादा हो उतना फायदा उठाएंगे। ऐसे कोर्सेज बार बार नहीं आते, ओके वंस इन अ वाइल वाली अपॉर्चुनिटी होती है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं और आपकी कॉल का वेट रहेगा। थैंक यू।